जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका उत्कर्ष सेकंड बच्चों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे कुछ बचे हुए कोशिकाओं की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोसोम, लवक, इनके बारे में क्या इनका कार्य है, कोशिकाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों पर चर्चाएं होंगी। आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका में क्या कार्य हैं, सभी प्रश्नों पर आज चर्चाएं करेंगे। तो शुरुआत माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। जीवाणु व नील हरित शैवाल, दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, जीवाणु व नील हरित शैवाल। जीवाणु व नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दो को छोड़कर बाकी सभी जंतु व पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। जीवाणु व नील हरित शैवाल, दो को छोड़कर बाकी सभी जंतु व पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में उपस्थित, कोशिका द्रव्य में उपस्थित लंबी व अंडाकार, लंबी व अंडाकार संरचना। जीवाणु व नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी जंतु व पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में उपस्थित लंबी व अंडाकार संरचना, जो कि दोहरी झिल्ली, जो कि दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। कहाँ पर पाई जाती है, कोशिका द्रव्य में। किस प्रकार का उसका आकार रहता है, तो लंबी व अंडाकार संरचना, जीवाणु व नील हरित शैवाल को छोड़कर। जीवाणु व नील हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, बाकी सभी जंतु व पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। इसकी जो बाहरी झिल्ली रहती है, उस बाहरी झिल्ली को बोला जाता है आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, जबकि इसकी अंदर एक और झिल्ली पाई जाती है जो इस प्रकार से घुमावदार रहती है। इस झिल्ली को बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन, जबकि इसके अंदर जो घुमावदार झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन। इस प्रकार से एक मैं जंतु कोशिका बनाता हूँ। जंतु कोशिका में यह रहता है कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर एक गोल संरचना रहती है जिसे बोला जाता है केंद्रक। ये केंद्रक, केंद्रक के अंदर पाई जाती है केंद्रिका। केंद्रिका, केंद्रक के चारों तरफ जो द्रव पाया जाता है, इसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य में इस प्रकार से लंबी और अंडाकार संरचना पाई जाती है। उन लंबी व अंडाकार संरचनाओं को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन में जो घुमाव रहते हैं, इन घुमाव को एक स्पेशल नाम दिया है। इस प्रकार के घुमाव पाए जाते हैं, उन घुमाव को एक विशिष्ट नाम दिया है जिसे बोला जाता है क्रिस्टी। यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनते हैं कि बताइए क्रिस्टी है वो कोशिकांग में किस कोशिकांग का भाग होता है, तो आंसर आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना का जिक्र करें या उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करें तो इसमें छोटी छोटी गोल संरचनाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें बोला जाता है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, उसे बोला जाता है मैट्रिक्स। इसमें एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोला जाता है डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना में एक बार से फिर मैं रिवाइज करा दूं, जो इसकी बाहर की झिल्ली है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, अंदर की जो घुमावदार झिल्ली है उसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे जो कण उपस्थित रहते हैं उन्हें राइबोसोम कहा जाता है। धागेनुमा जो संरचना रहती है उसे डीएनए कहा जाता है, तथा इसके अंदर भरे हुए तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना हो गई। अब माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कुछ और पॉइंट पे चर्चा करते हैं, जैसे कि खोज। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो 1857 में अल्बर्ट वोन नामक एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। सन क्या था, 1857। नाम है अल्बर्ट वोन। नामकरण किसने किया था,
माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया, किसने इसे बायोब्लास्ट कहा, वो भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अल्टमैन ने 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया था। प्रश्न आता है बायोब्लास्ट नाम किसने दिया था? अल्टमैन ने 1886 में। एक और वैज्ञानिक आते हैं 1898 में, उनका नाम है बेंडा। बेंडा ने सबसे पहले इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सबसे पहले इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। खोज करी थी 1857 में अल्बर्ट वोन ने। नामकरण अल्टमैन ने 1886 में, जिसने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। 1898 में बेंडा ने सबसे पहले इसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से पुकारा था। कार्य क्या होता है? तो कार्य बहुत विशिष्ट कार्य देता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है, ध्यान रखना, श्वसन स्थल। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है। जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उन कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, कोशिका में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है। सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ऑक्सीकरण के द्वारा कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा कोशिकाओं में एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा होती है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह या कोशिकाओं का इंजन भी कहा जाता है। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। कोशिकाओं में उपस्थित लंबी व अंडाकार संरचना जो कि जीवाणु व नील हरित शैवाल को छोड़ दिया जाए तो सभी जंतु व पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में उपस्थित लंबी व अंडाकार संरचना कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में अल्बर्ट वोन ने। नामकरण अल्टमैन ने 1886 में बायोब्लास्ट दिया। 1898 में बेंडा ने सबसे पहले इसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से पुकारा था। कार्य में यह कोशिकाओं का श्वसन स्थल है। सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण इसी में होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह या कोशिकाओं का इंजन भी कहा जाता है। चर्चा कर लेते हैं जीवाणु व नील हरित शैवाल के अतिरिक्त। दो नाम हमेशा ध्यान रखना, जीवाणु व नील हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इनके अतिरिक्त सभी पादप व जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में दोहरी झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली युक्त लंबी व अंडाकार संरचना को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में अल्बर्ट वोन ने की थी। 1886 में रिचर्ड अल्टमैन ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का आविष्कार कार्ल बेंडा ने 1898 में किया था। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, जितने भी ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं उन सभी का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस या शक्ति केंद्र या कोशिकाओं का इंजन भी कहा जाता है। श्वसन क्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होती है। शरीर के जिस भाग में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। अब अगला जो कोशिकांग है वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को अन्य नाम जैसे गोल्जी काई या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम तो इसका गोल्जी बॉडी है, इसको गोल्जी काई व गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। खोज किसने की थी? तो आंसर आएगा कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को सबसे पहले देखा था। तो कैमिलो गोल्जी के नाम के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया है, जिस कारण से इसको गोल्जी बॉडी नाम दिया गया है। संरचना की बात करें तो यह नलिका युक्त व थैलियों का
एक समूह होता है, थैलियों का एक समूह होता है, नलिका युक्त थैलियों का एक समूह होता है। इसमें जो कप नुमा संरचना रहती है उसको एक विशिष्ट नाम दिया गया है जिसे बोला जाता है सिस्टर्न। सिस्टर्न ये थोड़ा आप ध्यान रखें। गोल्जी बॉडी के अन्य नाम गोल्जी काय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हैं। खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी है, इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है और इसे गोल्जी बॉडी कहा गया है। संरचना की बात करूं तो यह नलिका युक्त व थैलियों का एक समूह रहता है जिसमें कुछ कप नुमा संरचना भी पाई जाती हैं। उस कप नुमा संरचना को सिस्टर्न कहा जाता है। कार्य क्या रहता है? इसके कार्य का जिक्र करें तो जितने भी विशिष्ट कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उन कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे बंडलों के रूप में या पैकेट के रूप में इकट्ठा करना, बनाना, पैक करना और पैक करके जहाँ पर भी उन पदार्थों की आवश्यकता है, उन कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता है, उस स्थान पर इसे पहुँचाना, जिस कारण से इसे कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं, पादप व जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है। इसमें कप के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे सिस्टर्न कहा जाता है। गोल्जी बॉडी विभिन्न प्रकार की झिल्लियों से बनी होती है जिनमें कुछ नलिकाएँ व कुछ पुटिकाएँ भी होती हैं, अर्थात यह सूक्ष्म नलिकाओं और थैलियों का एक समूह होता है। गोल्जी बॉडी कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों को छोटे छोटे पैकेट के रूप में पैक करके कोशिकाओं के उस स्थान पर पहुंचाता है जहां इन पदार्थों की आवश्यकता होती है। उसी कारण से गोल्जी बॉडी को कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। अगला जो कोशिकांग है वो कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। संरचना की बात करें तो लाइसोसोम एक गोल इकहरी झिल्ली से घिरी संरचना है। गोल इकहरी झिल्ली से घिरी संरचना है जो कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहती है। इसकी संरचना की बात करें तो ये गोल संरचना है। इसके ये जो झिल्ली है इसको संरचना प्रदान करती है। इसके अंदर जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है लुमेन। इसके अंदर के क्षेत्र को लुमेन कहा जाता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के पाचक एंजाइम से पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी को पचाने में सहायक होते हैं। तो इसके अंदर उपस्थित जो द्रव रहता है उस द्रव को पूर्ण पाचक द्रव भी कहा जाता है। तो पूर्ण पाचक द्रव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, न्यूक्लिक अम्ल है, सभी को आसानी से पचा सकता है, जिस कारण से इसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। कार्य इसके क्या होते हैं तो जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो उन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए ये लाइसोसोम स्वयं फट जाते हैं, जिससे जो इनके अंदर उपस्थित पाचक पदार्थ हैं वो पाचक पदार्थ उन कोशिकाओं को पचाकर पूर्णतः समाप्त कर देता है, जिस कारण से लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। यह सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली से घिरी गोल थैली जैसी संरचना है जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। मैं पहले जब मैंने जिक्र किया था प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, तो चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे गोल्जी बॉडी हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं। इसलिए जो ये कोशिकांग है ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। लाइसोसोम की झिल्ली के भीतर का जो क्षेत्र है वो लुमेन कहलाता है, जिसमें सभी प्रकार के पाचक एंजाइम से पाए जाते हैं जो प्रोटीन, लिपिड व न्यूक्लिक अम्ल को पचाने में सहायक होते हैं। कार्य जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसे कोशिकाओं में उपस्थित लाइसोसोम की थैलियां फट जाती है और लाइसोसोम में उपस्थित पाचक एंजाइम से अपने ही कोशिकाओं को पचाकर उन्हें समाप्त कर देते हैं, जिस कारण से लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये एग्जामों में प्रश्न खूब आता है। अगले कोशिकांग की बात करें, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। संरचना देखेंगे तो इस प्रकार से एक अनियमित
जालीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका मैं कोशिका के चित्र को बनाकर थोड़ा समझाता हूँ। यह हो गया केंद्रक और यह हो गई कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यह केंद्रक के बाहर उपस्थित झिल्ली है, यह कहलाती है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली दोनों के मध्य एक अनियमित संरचना पाई जाती है जो काफ़ी सारी शाखाओं में डिवाइड रहती है। इसे बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदव्य जालिका, जो कि केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य में उपस्थित होती है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो रहती है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रहती है खुरदरी। दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका और एक रहती है खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका। खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका पे छोटे छोटे गोल कण जैसे संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें बोला जाता है राइबोसोम। ये यहाँ पर आपको छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई दे रही है, यह राइबोसोम कहलाता है। और जिस भाग पर राइबोसोम पाए जाते हैं उसे खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, और जिस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं उसे चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाता है। कार्य क्या रहता है? तो वसा व प्रोटीन का निर्माण करना। अंतःप्रदव्य जालिका वसा व प्रोटीन का संश्लेषण करती है। वसा व प्रोटीन का संश्लेषण करती है। जो चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका है वो वसा का निर्माण करेगी और जो खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका है वो प्रोटीन का निर्माण करती है। जंतु एवं पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में शाखित अनियमित नलिकाओं का एक घना जाल होता है। इन नलिकाओं के जाल को ही अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाता है। ये केंद्रक के पास से शुरू होती है और पूरी कोशिकाओं में फैल जाती है। इनका मुख्य कार्य उन सभी वसा व प्रोटीन का संचरण करना है जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। यह दो प्रकार की होती हैं, चिकनी व खुरदरी। चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका वसा का निर्माण करती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका राइबोसोम के कण की उपस्थिति के कारण प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगी। चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका वसा का निर्माण करती है, जबकि खुरदरी राइबोसोम युक्त अंतःप्रदव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अंतःप्रदव्य जालिका अंतः परिवहन तंत्र का कार्य करती है। अगला कोशिकांग है सेंट्रियोसोम, तारक काई। तारक काई नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी जो काया है, शरीर है, वो तारे के समान है, जिस कारण से इसका नाम तारक काई है तथा इंग्लिश में इसको सेंट्रियोसोम कहा जाता है। कोशिका के अंदर तारे के समान, स्टार के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे बोला जाता है तारक काई या सेंट्रियोसोम। सेंट्रियोसोम के नाम से जाना जाता है। सेंट्रियोसोम का कार्य क्या होता है? तो सेंट्रियोसोम समसूत्री कोशिका विभाजन में समसूत्री कोशिका विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है। ध्रुव का निर्माण, समसूत्री कोशिका विभाजन में ध्रुव का निर्माण सेंट्रियोसोम के द्वारा किया जाता है। जब भी कोशिका विभाजन होता है तो सेंट्रियोसोम स्वयं को डबल कर लेता है, 1 से 2 कर लेता है। फिर उसके बाद एक सेंट्रियोसोम उत्तरी ध्रुव की ओर और दूसरा सेंट्रियोसोम दक्षिणी ध्रुव की ओर चला जाता है, जिसके कारण से केंद्रक 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो संरचना तारे के समान और कार्य होता है कोशिका विभाजन या समसूत्री कोशिका विभाजन में ध्रुवों का निर्माण करना। सेंट्रियोसोम तारे के समान दिखाई देने वाली एक कोशिका संरचना है, कोशिका विभाजन में सम्मिलित होती है। इसकी खोज बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में नहीं। सेंट्रियोसोम के अंदर कण जैसी संरचना होती है जिसे सेंट्रियोसोल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रियोसोम समसूत्री कोशिका विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है। अगला जो कोशिकांग है वो है लवक या प्लास्टिड। लवक या प्लास्टिड केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। सेंट्रियोसोम
जो पिछला कोशिकांग था वो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि लवक या प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में रासायनिक पदार्थों का निर्माण करता है लवक, जो कि पादप या पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग है, जो कि गोल व अंडाकार, गोल व अंडाकार होता है, गोल व अंडाकार होता है और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। इसकी संरचना के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो गोल व अंडाकार इसकी संरचना होती है। इसकी जो बाहर की परत होती है या झिल्ली होती है उसे बोला जाता है आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, उसे बोला जाता है स्ट्रोमा। इसके अंदर लवक के अंदर गोल सिक्के जैसी संरचना रहती है, जिसे बोला जाता है थाइलोकाइड, और एक से अधिक थाइलोकाइड एक के ऊपर एक रखे हुए रहते हैं और इस प्रकार की एक संरचना बनाते हैं जिसे बोला जाता है ग्रेनम या ग्रेना भी इसे बोला जाता है। यहाँ पर ये ग्रेनम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे बोला जाता है लेमेला। लवक पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोल अंडाकार संरचना होती है। इनमें पादपों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पादप रसायनों का निर्माण होता है। ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट भी कहा जाता है। तीनों के अलग अलग कार्य रहते हैं। हरित लवक का रंग हरा रहता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियां जो रहती हैं उसका रंग हरा रहता है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जबकि वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन होते हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों में पाए जाते हैं, जिस कारण से पौधे के वे हिस्से जैसे फूल, फल और बीज जो कि रंगीन दिखाई देते हैं उनमें वर्णी लवक पाए जाते हैं। मतलब पादप या पौधों में जो रंग प्रदान करने का कार्य करता है, हरे रंग को छोड़कर वो सभी वर्णी लवक के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। तीसरा रहता है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट है। तो अवर्णी लवक रंगहीन कलरलेस लवक होते हैं। ये पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर रंग नहीं होता, जैसे कि जड़ें व आंतरिक तना। हरित लवक ये हरे रंग के होते हैं, हरे रंग का होता है। इसके अंदर पर्ण हरित या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिकाओं का रसोई घर भी कहा जाता है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखें, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण किया जाता है हरित लवक के द्वारा, जिस कारण से इसे पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। अगला वर्णी लवक ये रंगीन कलर्ड होते हैं, जो प्रायः लाल रंग, पीले रंग व नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल व बीज आदि में पाए जाते हैं। तीसरा जो लवक या प्लास्टिड है वो अवर्णी लवक है, ल्यूकोप्लास्ट इसे बोला जाता है। यह रंगहीन लवक होता है, कलरलेस लवक होता है। लगभग पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे पौधों की जड़ तथा भूमिगत तना।